ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। ये कहानी है उस गांव की जहां ना जाने कितने साल से वहां के लोग अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर में जी रहे हैं। एक बार की बात है, गांव में कुछ विदेश से लोग अपने गांव आए थे। ज्यादा अमीर होने के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई कि ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। ये बात गाँव के सरपंच और मुखिया को पता चलता है तो वह उनसे मिलने जाते हैं। उनके घर जाकर उनसे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आए हैं और उनका यहाँ क्या काम है। तब वह बताते हैं उनके दादाजी का इच्छा था कि वह एक बार उनके गांव जाए और वहाँ पर कुछ दिन रहें। अगले दिन चोर गांव में चोरी करने के लिए आता है और वह अमीर आदमी के घर में घुस जाता है। वह घुसने के बाद वहाँ देखता है, वह देखकर सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। एक बार की बात है, उस गांव की एक पुरानी चुड़ैल जिसका नाम विजया था, उससे विदेशी लोग बात कर रहे थे और विजया वही थी। गांव के लोगों के नाक में दम मचा रखी थी और उन पर शासन करती थी और वह पूरे गांव को कब्रिस्तान बनाना चाहती थी। लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं होता है। गांव का सबसे पुराना पंडित प्रेमानंद दुनिया की सारी विधि में महारथी हासिल कर रखे थे। उसने ही चुड़ैल को कब्रिस्तान में बांध कर रखा था। तभी अब चोर ये सब सोच ही रहा था, तब विदेशी चोर को देख लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर विदेशी चोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और क्यों आया है। चोर बताता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया था। विदेशी शांत होकर चोर को देखता है। वह समझ जाता है कि चोर को यहाँ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह यहाँ से गया तो गाँव वालों को सारी बात बता देगा। वह चोर को एक कमरे में बंद करके वह दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वह दूसरे कमरे से निकलता है तो एक अलग ही रूप में निकलता है। जब चोर देखता है तो वह एक तांत्रिक बनकर बाहर निकलता है। चोर को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब चोर देखता है कि तांत्रिक कब्रिस्तान की ओर चला जा रहा है। तांत्रिक कब्रिस्तान में जाकर साड़ी चुड़ैल को बुलाता है और साड़ी चुड़ैल के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है और उधर से जैसे तैसे चोर भी भाग जाता है और गाँव वाले को विदेशी तांत्रिक के बारे में सब कुछ बता देता है। वह पंडित प्रेमानंद को भी बताने जाता है। तब तक गांव में साड़ी चुड़ैल लोगों को हवा में टांग देते हैं। तब चोर पंडित प्रेमानंद के पास वहां पहुंच जाते हैं, साड़ी चुड़ैल के साथ युद्ध करते हैं। पंडित प्रेमानंद अकेले और उधर तरफ कभी खत्म ना होने वाली चुड़ैल युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब गांव के लोग अपने अपने घर से मिट्टी का तेल लाकर चुड़ैल के आसपास आग लगा देते हैं और चुड़ैलों की संख्या धीरे धीरे कर खत्म हो रही थी। लेकिन उनमें से कुछ चुड़ैल ऐसी थी जिसका नाश करना आसान बात नहीं था। उनमें से एक चुड़ैल चालाकी से पंडित जी को नीचे पटक देती है और उन्हें जमीन के अंदर दफन कर देती है और वह अब उस गांव पर चुड़ैलों का ही राज चलता है। कुछ साल बीतने के बाद लोगों के अंदर एक आज़ादी की लहर एक बार और जगती है और उनमें से कुछ चतुर लोग इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि हमें चुड़ैलों को इस गांव से भगाना ही है। और वह एक फैसला लेते हैं कि अब वह एक पंचायत करेंगे और वह पंचायत कब्रिस्तान में रखेंगे, जिससे चुड़ैलों को पता न चले कि हम उनको खत्म करने का योजना बना रहे हैं। पंचायत में मुखिया भी शामिल होते हैं। उधर वे लोग पंचायत करने चले जाते हैं। कब्रिस्तान में जाकर वे लोग पंचायत करते हैं। पंचायत में सब कुछ ठीक चल रहा था, कब्रिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन सब में बातचीत भी हो गई थी। उन सब ने अच्छी योजना बनाई थी कि चुड़ैल को कैसे हराना है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कब्रिस्तान की साड़ी चुड़ैल उस दिन वहीं थी। उनमें से एक चुड़ैल ने उन लोगों को देख लिया। फिर चुड़ैलों को क्रोध आ जाता है और वह सारे गांव के लोगों को मार देती है और जो पंचायत करने आए थे उन्हें भी मार देती है। गांव बिल्कुल शांत हो जाता है और उस दिन से गांव की तरफ कोई भी व्यक्ति मुड़कर नहीं देखता है और गांव चुड़ैलों का घर बन जाता है। वहीं पर अपना डेरा बना लेती है। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। दादा कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुनाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही सुनना है। हम्म, सुनाओ ना प्लीज प्लीज। ओके सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे एक भूतिया कहानी सुननी है। कोई चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। ठीक है सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उनमें से एक का नाम था सुहागन चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुहागन क्यों? वह मैं जब कहानी सुना दूंगा। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी, जिनमें से एक का नाम सुहागन चुड़ैल था। एक बार की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी।
वक्त निकलता जा रहा था लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता था वह वापस अपने घर चला जाता था, क्योंकि वह सुंदर लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया था और चुड़ैल को उस लड़की की खूबसूरती बहुत पसंद था और वह इसे पाना चाहती थी। इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं होने देना चाहती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका साया उससे हट जाएगा, यह बात उसको पता था। यह सब देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है। गांव के लोग उसकी पोती पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तब एक दिन दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। जब तांत्रिक आता है वह लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद दादी उससे पूछती है कि यह सब कैसे ठीक होगा। तब तांत्रिक बोलता है कि यह सुहागन चुड़ैल का साया है। तब दादी बोलती है, सुहागन चुड़ैल यह कौन है? तब तांत्रिक सुहागन चुड़ैल की कहानी बताता है। एक गरीब परिवार अपनी आर्थिक समस्या से परेशान थे। उसके घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। हरिया और उसकी पत्नी सविता और एक छोटा सा लड़का, 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी वाली स्कूल में पढ़ती थी। हरिया बहुत मेहनती आदमी था। वह दिन में काम करता था और रात को अपना सारा समय अपने परिवार को देता था। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। बहुत दिन बाद उसके घर में एक खुशी का माहौल आया था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है और लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आती है। शादी तय हो गई थी और पंडित जी से भी दिन तारीख निकलवा लेते हैं। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। शादी को अब बस 2 दिन ही बचे थे। तभी वह लड़की का प्रेमी को पता चलता है कि वह लड़की की शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उस लड़की की शादी हो रही है। तब उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले उससे, अगर करना चाहता है तो। और दूसरे दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू उस लड़की को किडनैप कर ले। ज़्यादा जिद करने की वजह से वह मान जाता है और लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उधर लड़की नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच में तरह तरह के बातें उठने चालू हो जाते हैं। लड़के वाले भी पूछने लगते हैं कि लड़की किधर है, लेकिन उन सब के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह क्या बोलते हैं? लड़के वाले शादी तोड़ कर चले जाते हैं और इधर यह लड़का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, जिस वजह से लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि यह कहानी सुहागन चुड़ैल की थी। तब दादी बोलती है कि अब क्या करना है? तब तांत्रिक बोलता है कि क्या करना है, सुहागन चुड़ैल को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह साया उस लड़की से नहीं हटेगा। तब दादी तांत्रिक के साथ मिलकर सुहागन चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देती है और उसके बाद उसकी पोती का भी अच्छे से शादी हो जाता है। बस यही थी कहानी एक सुहागन चुड़ैल की। चिंडोरा गांव, जहां कुछ दिन पहले ही अंजलि अपने कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम करने आई थी, अपने दोस्तों के साथ आई थी। वह लोग एक रिजॉर्ट में रहते हैं। ठंड का मौसम था, काफी देर रात हो गया था, लेकिन किसी को नींद नहीं आती, तो वह लोग बाहर आ जाते हैं और टहलने लग जाते हैं। टहलते टहलते वह रिजॉर्ट के पिछले वाले हिस्से में आ जाते हैं, जहां एक खंडर था। वह लोग खंडर की ओर बढ़ रहे थे कि मंगीलाल आ जाता है और उन्हें आगे जाने से मना कर देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि मंगीलाल आगे जाने से क्यों कर दिया। अगले दिन वह लोग अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने लगते हैं। लोगों का मेडिकल चेकअप के दौरान क्या क्या करना जरूरी होता है, यह सब चल रहा था। और उसे पूछती है कि उसे कुछ अजीब नहीं लगा। तब अंजलि भी बोलती है कि शायद रात हो, इसलिए मंगीलाल ने हमें मना कर दिया हो। तब शीला बोलती है कि अभी क्लास ख़त्म होने के बाद चलते हैं, तो अंजलि भी मान जाती है। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है वह दोनों सबसे छुपकर खंडर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही वह लोग खंडर के नज़दीक पहुंचते हैं तो उन्हें डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह दोनों डर जाते हैं। मंगीलाल उन्हें देख लेता है, पास जाकर उन पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम्हें कितनी बार इधर आने के लिए रोकूं। तब अंजलि पूछती है कि इधर क्यों नहीं आने देते और ये डरावनी डरावनी आवाज़ किधर से आ रही है। तब मंगीलाल घबरा जाता है और अपने मन में बड़बड़ाने लगता है। तब अंजलि ज्यादा जिद करने के कारण उसे बताने को कहती है। मंगीलाल उसे शमशान चंपा के बारे में बताने लगता है। यह कहानी है तब की, जब मनुष्यों का जन्म धरती पर हुआ था। तब चुड़ैलों का राज उन पर चलता था।
चंपा अपने कब्रिस्तान में रहती थी अपने सातों बहनों के साथ। लंदन से श्याम आया, काफी सुंदर और हट्टा कट्टा था। जब वह गांव का सफर शुरू करता है तो सारे लोग उसे देखकर आकर्षित हो जाते थे। जब लोग ही उसे देखकर आकर्षित हो जाते थे तो चुड़ैल पीछे क्यों रहे। चंपा और उसके साथ बहनें भी उससे प्यार करने लग जाती। जब यह बात चंपा को पता चलता है तो वह अपनी सारी बहनों को बोलती है कि श्याम तुम्हारा जीजा है और मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ, इसलिए कोई भी उन पर गलत नजर न डाले। काफी दिनों तक चंपा और उसकी सात बहनों के बीच बहस चलता रहता, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटते हैं और आखिर में बहनों को भगवान के पास भेज देती है। यह सब करने के बाद वह श्याम के पास जाती है, अपना रूप बदल के अपने शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है। जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही किसी और से तय हो चुकी है। यह सब सुनकर उसे बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। श्याम की शादी साक्षी से हो जाती है। शादी होने के बाद साक्षी अपने आंगन में बैठी हुई थी, तभी चंपा उसके शरीर में आ जाती है और उसे काबू करने लग जाती है। जब रात होती है तो सब लोग उसे खाने के लिए बुलाते हैं। तभी साक्षी हवा में उड़ने लग जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसके इस तरह के हंसने के कारण सारे लोग डर जाते हैं और सुबह एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और फिर तांत्रिक को सारी कहानी बताते हैं। तब अगली सुबह तांत्रिक घर को आता है। तब तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि घर में एक बुरी आत्मा है। अपने तंत्र विद्या से साक्षी के शरीर से चंपा को अलग कर देता है और चंपा को उसके शमशान में कैद कर देता है। उस दिन से चंपा कभी निकल नहीं पाई। यही थी कहानी शमशान चंपा की। यह सब सुनकर अंजलि अंदर से हिल जाती है। शीला के साथ रिजॉर्ट चली जाती है। रात को अंजलि चंपा के बारे में सोचती है और उसे नींद भी नहीं आता है। जब सुबह होता है तो वह सब अपने घर की ओर चले जाते हैं। सरपंच यह फैक्ट्री अपने गांव में नहीं चाहता था, क्योंकि इससे गांव की अच्छी हवा दूषित हो जाती। मोहन प्रसाद ये बात समझ जाता है और एक ऐसी फैक्ट्री लगाने का योजना देता है कि सरपंच को, जिससे गांव की हवा भी सुरक्षित रहे और सारे लोग को एक नई काम करने का मौका भी मिले। ये फरियाद लेकर सरपंच के पास जाता है। सरपंच मान जाता है। मोहन प्रसाद ये काम शुरू कर देता है और उसका भाई वापस विलायत चला जाता है। मोहन प्रसाद को काफ़ी समय हो जाता है काम करते करते, लेकिन फैक्ट्री नुकसान में ही चल रही थी। तब मोहन प्रसाद अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं। उसके बाद मोहन प्रसाद छोटे भाई के दिमाग में एक बहुत खतरनाक योजना आता है, लेकिन मोहन प्रसाद ये सब बात के लिए नहीं मानते हैं। तब उसका भाई उसे प्रदेश में कुछ काम के बहाने से भेज देते हैं और वह इस काम पर लग जाते हैं। इस बार वह सरपंच से नहीं पूछते, बल्कि उसकी एक लौटी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। शादी करके वह सीधा सरपंच के पास जाता है। यह सब देखकर सरपंच को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। बेटी की खुशी देखकर वह शांत हो जाता है। काफ़ी देर रात हो जाती है। मोहन प्रसाद का भाई मनोज प्रसाद सरपंच से मिलने आता है और फैक्ट्री के बारे में कुछ वार्तालाप करता है। जब सरपंच को पता चलता है कि फैक्ट्री में शराब बनाने का काम खुलेगा तो वह क्रोध से पागल हो जाता है और मनोज प्रसाद पर चिल्लाने लगता है, लेकिन मनोज प्रसाद के धमकी देने के कारण वह मान जाता है। अगली सुबह काम चलना शुरू हो जाता है और पहले ही दिन से लोग शराब का शिकार आसानी से बन जाते हैं। गांव में शराब की मांग बढ़ने लगी थी और आसपास के गांव में भी लोग शराब का दीवाने बन गए थे। तब मनोज प्रसाद गांव वालों की शराब मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। तब वह नकली शराब बनाने लग जाते हैं। उसके यह तरीके से गांव के सारे मर्द जात बीमार होने लगते हैं। तब सारे गांव की औरतें सरपंच के पास जाती हैं, लेकिन मनोज प्रसाद धमकी से अगर वह इस सब में कुछ बोला तो उसकी बेटी को छोड़ देगा। वह लोग को कुछ नहीं कहता। सब औरतें घर वापस चली जाती हैं। सरपंच मोहन प्रसाद को शहर से बुलाता है। मोहन प्रसाद गांव आता है और उसके साथ जूली भी आती है। जूली मनोज प्रसाद की पत्नी थी। जब यह बात सरपंच को पता चलता है तो वह अपनी बेटी को बताते हैं। यह सब सुनकर उसकी बेटी यह सहन नहीं कर पाती है और अपना जीवन भगवान को सौंप देती है और सरपंच भी अपना शरीर छोड़ देता है। सारे गांव वालों को जब यह बात पता चलती है
तो वह सब दोनों भाई को विरोध करते। लोगों का ज़्यादा कारा होने के कारण वह दोनों भाई को गांव छोड़कर जाना पड़ता है और फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। बस पंडित जी, यही कहानी थी मेरे यह ज़मीन की। ये सब सुनकर पंडित जी यह सब का दोषी मनोज प्रसाद को मानते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे घर को बांध देता हूँ, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता। यह वीडियो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आदि मानव यह एक ऐसी कहानी है जो कि एक बच्चे के ऊपर आधारित है। एक ऐसा मासूम बच्चा जो कि आदि मानव का शिकार बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सब लोग अपने बच्चे की भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। यहाँ बच्चों के माता पिता बच्चों के पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार बन गए थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने घर में सबको पढ़ने के लिए बोलते थे। उसका एक बेटा था आदित्य जो कि 12वीं में पढ़ता था और इस साल उसका 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला था। उसका रिज़ल्ट आने के बाद राजेश बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी परसेंटेज उसकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत कम आए थे इस साल। राजेश के गुस्सा करने के कारण आदित्य डिप्रेशन का शिकार बन जाता है और रात को अकेले टहलने चला जाता है और वह वहाँ बैठकर रोने लगता है। रोते रोते बहुत देर हो जाती है। तब अचानक से एक आवाज़ आती है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? कौन है और कौन बोल रहा है? उसके बाद एक काला सा साया आकर आदित्य के अंदर घुस जाता है। अगले सुबह जब उठता है तब वह देखता है कि वह घर में है। वह सोचने लगता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और रात को उसके साथ क्या हुआ था। तब वह अपने पापा से पूछता है कि मैं घर कब आया था। तो राजेश कुछ बोलता है कि तुम पूरे दिन रात घर में ही थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हो। जब भी वह रात को बाहर जाता था तब उसका शरीर पूरा बदल जाता था और वह एक आदि मानव के रूप में आ जाता था और पूरे रास्ते चिल्लाते चिल्लाते जंगल में चला जाता था और वह वहाँ पर जाकर सब कुछ तहस नहस करने लग जाता था। अगले वर्ष फिर 12वीं का परीक्षा होने वाला था। जैसे ही ये बात आदित्य को पता चलती है तो वह फिर से उदास हो जाता है। जैसे ही देखता है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके घर वाले बच्चों को परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए दबाव डालते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही रात होती है तो वह अतिमानव बन जाता है और रात को सब लोगों को सज़ा देने चला जाता था। जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ यह सिलसिला चलता जा रहा था। तब गांव वाले इस बात के ऊपर जोर डालते हैं और इस राज से पर्दा उठाने के लिए जुट जाते हैं। तब सब गांव वाले के साथ मिलकर यह बात क्या है वह जानने के लिए मिल जाते हैं। बहुत दिन कोशिश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एक आदि मानव का रूप है और यह आदि मानव और कोई नहीं राजेश जी का बेटा आदित्य है। तब सब लोग राजेश जी को बताते हैं कि उनका बेटा एक आदि मानव बन चुका है। ये गांव का पहला स्कूल था जहां लड़के के लिए कोई भी शौचालय नहीं था। इसका पूरा फ़ायदा झिंगूरपुरी की चुड़ैल उठाती थी। सारे स्कूल के बच्चे को खा जाती थी। साल गुजरते गए और स्कूल से बच्चे भी कम होते गए। गांव में सबके बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे। तब गांव वाले स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने इस बात की छानबीन के लिए पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तब पुलिस आता है और वह भी कहता है कि उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला कि कौन कर रहा है ये सब। गांव की ये परेशानी हल नहीं हो रही थी और ऊपर से और परेशानी आ रही थी। ये सब बात पूरे 51 गांव में फैल जाती है और साथ साथ सारे गांव की चुड़ैल को भी पता चल जाता है। तब सारे गांव की चुड़ैलों की पंचायत होती है। पंचकुंड में चुड़ैल की महारानी मंगा आती है। वह काफ़ी क्रोधित थी क्योंकि वह चुड़ैल और इंसानों के बीच में लिए गए समझौते के खिलाफ था। यह सब राजा हीरानंद के बीच में यह समझौता हुआ था। महारानी मंगा सारी चुड़ैल से पूछती है कि यह कौन कर रहा है। तब कोई भी जवाब नहीं देती और सारी चुड़ैल जात में हड़कंप मच जाता है क्योंकि उन सबको पता नहीं था कि अगर यह समझौते का पालन कोई नहीं किया तो
दास का आना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि सबको पता था कि दास कौन है और दास क्या कर सकता है और दास क्या किया था। सारी चुड़ैल जाती थी। पंचायत हो रही थी कि आज से सबको यह पंचकूट में ही रहना है। जब तक यह सारी समस्या खत्म नहीं हो जाती, सारी चुड़ैल जात वहीं रहने लग जाती है और महारानी मंगा चली आती है। महारानी मंगा गांव जाती है और इस बार गांव के सारे लोगों को कहती है कि हमें समझौते के बारे में पता है, आप बस शांत रहें। मैं जल्द से जल्द आपके सामने गुनहगार को लाऊंगी, तब तक आप सब अपने बच्चों को घर में ही रखें। गांव के सारे लोग काफ़ी क्रोध में थे। वह कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और चुड़ैल को जाने के लिए बोल देते हैं। चुड़ैल को जब लगता है कि गांव वाले इसकी बात सुनने की हालत में नहीं है, तो वह वहां से चली आती है और वह सोचती है कि क्यों ना राजा हीरानंद से बात करे। वह राजा हीरानंद से मिलने जाती है, लेकिन उन्हें राजा हीरानंद नहीं मिलता। सैनिक से पूछने पर पता चलता है कि राजा आज काली पहाड़ी पर गया है। मंगा जैसे ही यह सुनती है, उसके होश उड़ जाता है कि जब मैं बात करने खुद आ रही हूँ, तो वह दास से मिलने क्यों जा रहा है काली पहाड़ी पर। चुड़ैल तुरंत पंचकुंड जाती है और सारी चुड़ैल को बताती है कि राजा काली पहाड़ी गया है। तब सारी चुड़ैल भी डरने लग जाती है। तब सारी चुड़ैल पंचकुंड में ही रहने लगती है। 3-4 दिन बीत गए। तब राजा काली पहाड़ी से वापस आता है। तब सैनिक बोलता है कि महारानी मंगा आई थी। तब राजा महारानी मंगा को निमंत्रण देता है और उन्हें झिंगुरपुरी में बुलाता है। मंगा को जैसे ही पता चलता है कि राजा वापस आ गया है, तो वह सैनिक से पूछने लगती है कि राजा के साथ कोई और भी आया था। तब सैनिक कहता है कि वह मैं आपको नहीं बता सकता। तब मंगा कहती है, तो ठीक है, फिर तुम भी जाओ, जाकर कह दो कि मैं भी नहीं जाऊंगी। सैनिक को पहले ही राजा ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, महारानी मंगा को लेकर आना। तब सैनिक सोचकर कहता है, एक काले कपड़े में लड़का साथ में आया है, शायद कोई योद्धा हो। चुड़ैल को यह सुनकर डर लगने लगता है, कहीं दास तो नहीं। सैनिक कहता है, कौन? चुड़ैल कहती है, दास। सैनिक आगे चलने लगता है। चुड़ैल और उसके सारी जाति उसके साथ चलने लगते हैं। रास्ते में काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन मंगा को सैनिक की एक ही बात सुनकर वही बात को ध्यान में था, कहीं वह दास हुआ तो क्या होगा? क्या यह हमारी आखिरी दिन है? अस्तगत लोग पर वे सब राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा मंगा से पूछने लगता है कि क्यों आई थी, क्यों कोई काम था क्या? तब मंगा बोलती है, हाँ, मुझे बताना था कि गांव में काफ़ी दिन से स्कूल के बच्चे की कोई भी हत्या कर रहा है और इसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे स्कूल से गायब हो रहे हैं। तब राजा बोलता है, मुझे पता चला था, मैं भी इसी काम से काली पहाड़ी पर गया था। महारानी कहती है, क्या काली पहाड़ी पर हैं क्या बच्चे? तब राजा कहता है कि नहीं, मैं तो दास को ढूंढने गया था, लेकिन वह नहीं मिला, पता नहीं किधर है वो। मंगा कहती है कि तो आपके साथ जो आया है वह कौन है, जो आपके साथ आया है? राजा कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ कोई आया है? मंगा, मुझे लगा कि आप दास को बोलने गए हैं। मैं क्यों दास को बोलने जाऊं? मुझे मरना नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि दास आ जाएगा तो क्या होगा? जो भी गांव में शांति बनी है वह भी चली जाएगी। अच्छा है कि वह नहीं आए। सरपंच यह फैक्ट्री अपने गांव में नहीं चाहता था, क्योंकि इससे गांव की अच्छी हवा दूषित हो जाती। मोहन प्रसाद ये बात समझ जाता है और एक ऐसी फैक्ट्री लगाने का योजना देता है कि सरपंच को, जिससे गांव की हवा भी सुरक्षित रहे और सारे लोग को एक नई काम करने का मौका भी मिले। ये फरियाद लेकर सरपंच के पास जाता है। सरपंच मान जाता है। मोहन प्रसाद ये काम शुरू कर देता है और उसका भाई वापस विलायत चला जाता है। मोहन प्रसाद को काफ़ी समय हो जाता है काम करते करते, लेकिन फैक्ट्री नुकसान में ही चल रही थी। तब मोहन प्रसाद अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं। उसके बाद मोहन प्रसाद छोटे भाई के दिमाग में एक बहुत खतरनाक योजना आता है, लेकिन मोहन प्रसाद ये सब बात के लिए नहीं मानते हैं। तब उसका भाई उसे प्रदेश में कुछ काम के बहाने से भेज देते हैं और वह इस काम पर लग जाते हैं। इस बार वह सरपंच से नहीं पूछते, बल्कि उसकी एक लौटी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं।
शादी करके वह सीधा सरपंच के पास जाता है। यह सब देखकर सरपंच को बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। बेटी की खुशी देखकर वह शांत हो जाता है। काफ़ी देर रात हो जाती है। तब मोहन प्रसाद का भाई मनोज प्रसाद सरपंच से मिलने आता है और फैक्ट्री के बारे में कुछ वार्तालाप करता है। जब सरपंच को पता चलता है कि फैक्ट्री में शराब बनाने का काम खुलेगा तो वह क्रोध से पागल हो जाता है और मनोज प्रसाद पर चिल्लाने लगता है। लेकिन मनोज प्रसाद के धमकी देने के कारण वह मान जाता है। अगली सुबह काम चलना शुरू हो जाता है और पहले ही दिन से लोग शराब का शिकार आसानी से बन जाते हैं। गांव में शराब की मांग बढ़ने लगी थी और आसपास के गांव में भी लोग शराब का दीवाने बन गए थे। तब मनोज प्रसाद गांव वालों की शराब मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। तब वह नकली शराब बनाने लग जाते हैं। उसके यह तरीके से गांव के सारे मर्द जात बीमार होने लगते हैं। तब सारे गांव की औरतें सरपंच के पास जाती हैं, लेकिन मनोज प्रसाद धमकी से अगर वह इस सब में कुछ बोला तो उसकी बेटी को छोड़ देगा। वह लोग को कुछ नहीं कहता। सब औरतें घर वापस चली जाती हैं। सरपंच मोहन प्रसाद को शहर से बुलाता है। मोहन प्रसाद गांव आता है और उसके साथ जूली भी आती है। जूली मनोज प्रसाद की पत्नी थी। जब यह बात सरपंच को पता चलता है तो वह अपनी बेटी को बताते हैं। यह सब सुनकर उसकी बेटी यह सहन नहीं कर पाती है और अपना जीवन भगवान को सौंप देती है और सरपंच भी अपना शरीर छोड़ देता है। सारे गांव वालों को जब यह बात पता चलती है तो वह सब दोनों भाई को विरोध करते। लोगों का ज़्यादा कारा होने के कारण वह दोनों भाई को गांव छोड़कर जाना पड़ता है और फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। बस पंडित जी, यही कहानी थी मेरे यह ज़मीन की। ये सब सुनकर पंडित जी यह सब का दोषी मनोज प्रसाद को मानते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे घर को बांध देता हूँ, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता।